नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास शेयरिंग से आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपको बताएंगे डीसी जनरेटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज, जिसमें लगभग आपको 50 क्वेश्चन हल कराएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आपकी टेक्निकल एग्जाम ले लो, चाहे आपकी आईटीआई की एग्जाम ले लो, दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करना, जिससे अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करिए, वो स्टार्ट करते हो। आपको लगभग 50 क्वेश्चन अटेंड कराएंगे दोस्तों, और वीडियो लास्ट तक देखना। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट बैठ रहे हैं, जिससे आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों बताओ, डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो डीसी जनरेटर में न्यूनतम फील्ड पोलों की आवश्यकता होती है 2। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के फील्ड पोल बने होते हैं, यानी डीसी जनरेटर के फील्ड पोल किसके बने होते हैं? तो डीसी जनरेटर के फील्ड पोल कास्ट स्टील के बने होते हैं। जिससे क्या होती है, इसमें आपकी जो एक तो आती है आपकी एडिकन स्थिति, एक आती है स्थिर स्थिति। तो इसमें क्या होगा, इसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? एडिकन स्थिति कम करने के लिए। और कास्ट आयरन क्यों नहीं दे? यानी इसकी स्थिर स्थिति को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्मेचर कोर के लेमिनेटेड होने से कौन सी शक्ति कम होती है? यानी आपकी जो आर्मेचर कोर है उसको लिमिटेड क्यों करते हैं? यानी वह एडिकन शक्ति को कम करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं? यानी आपका आर्मेचर होता है, उसमें स्लॉट क्यों कटे होते हैं? तो उसमें दोस्तों स्लॉट काटने का मुख्य रीजन है कि आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए उसमें स्लॉट कटे। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 4 पोल वाले वेव वाउंड जनरेटर में आर्मेचर के समांतर पत्तों की संख्या होगी। तो एक तो होती है आपकी लेफ वाइंडिंग, एक होती है वेव वाइंडिंग। अगर लेप में पूछे, यानी एल ए पी लेप, लेप में पूछे तो उसमें होता है ए बराबर पी। अगर आपकी वेव पूछे तो वेव में होता है ए बराबर 2, यानी उसमें समांतर पत्तों की संख्या 2 होती है। तो उसका करेक्ट आंसर आ रहा है आपका ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी जनरेटर में करंट, डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में करंट किसके द्वारा बाहरी परिपथों में भेजा जाता है? तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो डीसी जनरेटर में हमेशा बाहरी परिपथों में करंट ब्रश के द्वारा भेजा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 1 नंबर, यानी ए। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने से करंट प्रवाह की दिशा खालिस्तान हो जाएगी। यानी अगर उसमें हम घूर्णन की दिशा ही चेंज कर दें तो करंट की दिशा भी क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? यानी डायनमो में कौन सी उत्तेजना प्रणाली होती है? तो दोस्तों, डायनमो में हमेशा ध्यान रखना स्थायी चुंबक लगा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनरेटर उपयोग में किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें हमेशा शंट जनरेटर काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, जब डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के 2 भागों में विभक्त कर एक एक भाग के श्रेणियां समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वह जनरेटर कहलाता है। तो बताओ, वह जनरेटर आपका क्या कहलाएगा? तो उसमें जिसमें सीरीज और श्रेणी दोनों प्रकार की वाइंडिंग से जो उसे बोलते हैं हम डीसी कंपाउंड जनरेटर। इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डीसी कंपाउंड जनरेटर में विद्युत बल स्थिर रहता है। यानी डीसी जनरेटर उसमें विद्युत बल स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि फुल लोड और नो लोड पर इसका विद्युत बल स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ है आपका सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? लेथ मशीन में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? तो लेथ मशीन में हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर काम में लेते हैं। करेक्ट आंसर है डी। इसी प्रकार आपके लगभग 12 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने से विद्युत क्षति कहलाती है। यानी चुंबकीय पदार्थ को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करेंगे तो उसमें कौन सी क्षति होगी? दोस्तों, उसमें हमेशा स्थिर क्षति होगी अगर बार बार चुंबकित और विचुंबकित करेंगे। अगला क्वेश्चन, लोह क्षति, यांत्रिक क्षति एवं शंट फील्ड क्षति के मिश्रण को कहते हैं। यानी इन तीनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इन तीनों के मिश्रण को कहते हैं दोस्तों नियत क्षति। क्या कहते हैं? नियत, यानी नियत क्षति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा इंगित करते हैं। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार प्रेरित विद्युत बल की दिशा कौन इंगित करता है? तो हमेशा जो आपकी मध्यमिका अंगुली होती है
वही हमेशा प्रेरित विद्युत बल की दिशा को इंगित करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत बल प्रेरित होता है, यानी किस विधि द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत बल प्रेरित होगा। तो दोस्तों गतिज प्रेरित विद्युत बल के द्वारा डीसी जनरेटर में विद्युत बल पैदा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर का कार्य करता है, यानी डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कहता है। तो दोस्तों आपका डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से कौन सी डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता है। तो आर्मेचर है, चुंबकीय क्षेत्र है, कम्यूटेटर प्लस है, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी इन सभी की इसमें आवश्यकता होती है। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा बनता है, इसलिए थोड़ी जल्दी भी कर रहे हैं क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन है, पूरे कराने भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा रूपांतर का कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है, यानी ऊर्जा रूपांतर की कौन सी कार्य डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो बताओ दोस्तों कौन सा किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है, यानी आपका ऊर्जा रूपांतरण में कौन सा डीसी जनरेटर द्वारा किया जाता है। तो डीसी जनरेटर दोस्तों क्या करता है, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आपका सी, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन डीसी जनरेटर कहते हैं। यही चीज़ आपको पूछेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते, वो आपकी डीसी मोटर आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा। अभी इसका करेक्ट आंसर यही कि आपका जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा प्रदान। करेक्ट आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी नियम द्वारा कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कौन सा नियम है जिसके द्वारा हम धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो वह आपका फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। अगला क्वेश्चन है, डलवा लोहे के प्रयोग से जनरेटर का योग बनाया जाता है क्योंकि, यानी डलवे लोहे के को बनाया जाता है, यह मशीन को यांत्रिक सुरक्षा बताएं, राइट। यह सस्ता होता है, राइट। यह चुंबकीय पथ पूर्ण करता है, राइट। उपरोक्त सभी, उपरोक्त तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सामान्यतः आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों आपका डीसी जनरेटर देख लो, मोटर देख लो, सबसे कम प्रतिरोध आपके आर्मेचर होगा। तो कितना होता है, 1 ओम। लगभग कितना होता है, 1 ओम। तो आपके लगभग 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं, सॉरी हाँ 22 हो चुके हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा अचालक पदार्थ कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा का आता है आपका, जो आता है अब्रेग, जो क्या होता है आपके जो उसमें सेगमेंट होते हैं उसमें ये अचालक पदार्थ भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है। तो डीसी जनरेटर हमेशा कम्यूटेटर का क्या कार्य है दोस्तों। तो वह एक दिशा धारा देने में सहायता करता है, क्या करता है, एक दिशा धारा देने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राप्त धारा कैसी होगी जब डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है, यानी प्राप्त धारा कैसी होगी अगर हम डीसी जनरेटर के आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी अल्टरनेटिव, क्योंकि स्लिप रिंग क्या करती है, एसी प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन प्रयुक्त होते हैं, यानी किस गुण के कारण ब्रश के लिए कार्बन ही प्रयोग करेंगे हम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा, पहला है आपका उनका ताप गुणांक ऋणात्मक, सही है दोस्तों। वे नरम होते हैं, सही है दोस्तों। वह सब लुब्रिकेटिंग होते हैं, सही है दोस्तों। उपरोक्त तीनों गुण उपरोक्त, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धारा घनत्व का कौन सा मान कार्बन ब्रशों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों धारा घनत्व के लिए हम कार्बन ब्रशों का कौन सा प्रयोग करेंगे। तो 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर, 5 एम्पियर प्रति स्क्वायर होता है। तो करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कौन से ब्रशों का प्रयोग बड़ी क्षमता वाले जनरेटरों के लिए करते हैं। तो बड़ी क्षमता वाले कार्बन जनरेटरों के लिए हम कौन से ब्रशों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए हम तांबे तथा कार्बन के मिश्रण से बने ब्रशों का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में कौन सा समीकरण डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग होता है, यानी इनमें से कौन सा समीकरण जो डीसी जनरेटर के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए करते हैं ई बराबर 5ZNP/60, ये तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 पोल वाले सिंप्लेक्स लेप वाउंड जनरेटर में समांतर पथों की संख्या होगी। तो बताओ दोस्तों इसमें समांतर पथों की संख्या क्या होगी, 8। क्योंकि अगर हम, एक तो होती है आपकी लेप, तो लेप में क्या होता है, ए बराबर पी। एक होती है वेव, उसमें ए बराबर 2 होता है। तो अब आप लेप की बात करो, लेप में क्या हो रहा है, अगर पोलों की संख्या 8 है तो उसमें समांतर पथों की संख्या क्या होगी, 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों, 8। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न
किन तथ्यों पर जनरेटर का विद्युत वाहन निर्भर करता है, यानी किन तथ्यों पर? ध्रुव की संख्या, गति, चालकों की संख्या, उपरोक्त सभी। हाँ दोस्तों, इसमें उपरोक्त सभी यानी इन तीनों पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, लैप वाइंडिंग की तुलना में वेव वाइंडिंग में जनित विद्युत वाह बल क्या होगा यदि मशीन की ध्रुव की संख्या समान हो? अगर ध्रुव की संख्या समान है तो उसका विद्युत वाह बल क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जनित्र का विद्युत वाह बल नियंत्रित करने के लिए, विद्युत वाह बल नियंत्रित करने के लिए किसे परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इसको नियंत्रित करके किसे परिवर्तित करेंगे? फ्लक्स को, जनरेटर की गति को, चालकीय पदार्थ को, गति व फ्लक्स दोनों को, गति व फ्लक्स दोनों को परिवर्तित करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनरेटर के अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खोने का कारण है, यानी उसका अपशिष्ट तो खोने का मुख्य कारण क्या है? हैमरिंग व ओवर हीटिंग दोनों ही उसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कमी के कारण जनरेटर विद्युत वाह बल जनरेट नहीं करता है, यानी किसके कारण वह विद्युत वाह बल जनरेट नहीं करता है दोस्तों? इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की क्षति हो गई। हाँ दोस्तों, ये भी हो सकता है। गुणन दिशा ग्रथ, ये भी हो सकता है दोस्तों। क्षेत्र प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से अधिक हो, ये भी हो सकता है। उपरोक्त तीनों में से कोई भी, हाँ उपरोक्त तीनों में से कोई भी एक हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्राइमरी के आधार पर डीसी जनरेटर के प्रकार होता है। ये तो दोस्तों प्राइमरी के आधार पर आपके डीसी जनरेटर के प्रकार होते हैं, यानी हाइड्रो टरबाइन चालित, गैस टरबाइन, डीजल टरबाइन। तो उपरोक्त तीनों दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 37 नंबर, डीसी जनरेटर में कौन कौन प्रकार है? अगर उत्तेजन प्रणाली को ध्यान रखिए, पृथक उत्तेजित, स्व उत्तेजित दोनों। तो उसमें दोस्तों आपके पृथक उत्तेजित, स्व उत्तेजित दोनों होते दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है? तो बताओ दोस्तों, किस कारण उसका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाएगा? ओवर हीटिंग सही है दोस्तों, भारी ओवर लोडिंग सही है दोस्तों, जनरेटर को लंबे समय तक नहीं होता है, ये भी सही। उपरोक्त तीनों, तो उपरोक्त तीनों, तो इसका करेक्ट आंसर डी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता जनित कर सकता है। ये जनरेटर बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता उत्पन्न कर सकता है। कौन सा जनरेटर है दोस्तों जो बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है? तो वो आपका है दोस्तों पृथक उत्तेजित जनित्र। क्या है? पृथक उत्तेजित जनित्र। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र उत्तेजित जनित हो? तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रत्येक डीसी धारा के बाह्य स्रोत के द्वारा क्या होती है? उत्तेजित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्षेत्र वार्निंग किसके द्वारा उत्तेजित होगी यदि जनित्र स्व उत्तेजित है? अगर वह स्व उत्तेजित है तो इसकी अपनी धारा होती है जिसके द्वारा वो उत्तेजित होता है। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्व उत्तेजित जनित्र का प्रकार बताइए। तो दोस्तों स्व उत्तेजित जनित्र के प्रकार आपके श्री, शंट और कंपाउंड, यानी ये मिश्रित, ये तीनों तो उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सही कथक चुनें, यानी इनमें से आपको कथक सही चुनना है। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में होते हैं। सही है दोस्तों। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार कम लिपेट वाले होते हैं। हाँ दोस्तों सही है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड से संयोजित किए नहीं चला। हाँ दोस्तों सही है। सभी सत्य है, सभी सत्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, सीरीज जनित, हाँ सत्य बताओ, सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। हाँ दोस्तों नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर लोड बढ़ाने से जनरेटर वोल्टेज घटता है। सही है दोस्तों। सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्थिति होते हैं। हाँ दोस्तों सभी सत्य, सभी सत्य। दोस्तों का करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो बताओ दोस्तों किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो बूस्टर के लिए हमेशा श्रेणी जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथक चुने, यानी हमें अभी भी सत्य कथक चुनना है। फील्ड वार्निंग आर्मेचर के समांतर में से जो, हाँ दोस्तों शंट जनरेटर की फील्ड वार्निंग पतले तार की बनाए। हाँ दोस्तों। शंट जनरेटर के लोड से संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों उपरोक्त सभी उपरोक्त। तो इसका करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित किस सूत्र के द्वारा डीसी शंट जनरेटर के आर्मेचर धारा ज्ञात कर सकते हैं? तो बताओ दोस्तों किसके द्वारा आर्मेचर धारा ज्ञात कर सकते हैं? तो आर्मेचर करंट बराबर लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। लगभग 47 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं दोस्तों। तो ये देख लो, फिर अगले क्लास में आपको और बता देंगे। स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए, यानी स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? कार्बन ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। सही है दोस्तों। इंटरपोल प्रयोग, हाँ दोस्तों करना चाहिए। कंपनसेटिव वाणी प्रयोग, हाँ दोस्तों। उपरोक्त तीनों विधि प्रयोग, हाँ दोस्तों उपरोक्त तीनों विधि प्रयोग करनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान जनित स्थिर वोल्टेज बैटरी चालित चार्जिंग के लिए उपयुक्त है, यानी स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए किस जनरेटर के द्वारा बैटरी को चार्ज करना चाहिए? तो आपका शंट जनरेटर के द्वारा चार्ज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे यदि डीसी शंट जनरेटर का अवशेष चुंबकत्व खो जाए? यानी अगर उसका अवशेष चुंबकत्व खो गया है तो वापस से कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों? जनरेटर को शून्य लोड पर कुछ समय तक चलाना चाहिए? नहीं दोस्तों। शंट फील्ड को कुछ मिनट के लिए बैटरी से संयोजित करना चाहिए? हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आएगा बी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू अगला क्वेश्चन आपको हल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।